कुछ ड्रामों से मुझे भी ऑब्जेक्शन है, मगर कुछ ड्रामों में आप यकीन जाने मेरे भाई रियलिटी भी दिखाते हैं। दो शादियों का जिक्र आ जाए तो पाकिस्तानी औरत ऐसे आग बगोला हो जाती है जैसे मर्द का ये हक ही नहीं है। भाई 4 कर सकते हैं, 2 नहीं 4। ये हमारे पास नया वेरिएंट नहीं आया है, सब वेरिएंट कहलाता है ये ओमिक्रॉन। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट न्यू वेरिएंट इज टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द वायरस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज़ करेंगे। आप सब लोग खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या है आज कोट ऑफ द डे वर्दा हमारे पास? कोट ऑफ द डे बताऊंगी बिल्कुल आपको, लेकिन तला पहले मुझे आप ये बताएं कि आप क्या आज वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आता है कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आप आज स्वैग में आए, जैकेट वगैरह पहन के। मैं हमेशा ही स्वैग में रहता हूं वर्दा, यू नो, मैं 24/7 365 डेज है यार। मैं अपना स्वैग अब लूज नहीं करना चाहता। पहले मैं किसी और का स्वैग करता था जवानी में, लेकिन अब जब से बुढ़ा हुआ हूं तो मैंने कहा यार अपना ही स्वैग रहेगा। एज इज जस्ट अ नंबर तलहा। अभी कैसे कह सकते हैं कि आप बूढ़े हो गए? बच्चों को देखते हैं ना अपने जब बड़े होते हुए, इंसान को एहसास होता है कि बेटा उम्र आ गई है। बाज़ लोगों की शादी भी छोटी एज में हो जाती है तो वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है कि जी हमने जल्दी शादी करनी है। आपकी शादी किस एज में हुई वर्दा? मेरी शादी बहुत यंग एज में हुई। फिर भी एज बता दे, जस्ट अ नंबर। 22। मैं 24 था, तो ज्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक ये जल्दी नहीं हुई है, काफी लेट हुई है और पहले होनी चाहिए था। हमारा दीन हमें बताता है कि जितना जल्दी शादी करो उतना अच्छा है। लेकिन आजकल के जो दौर है जिस हिसाब से चल रहे हैं हम, लड़की को सबसे पहले कुछ ना कोई स्किल सीखना चाहिए, कुछ हुनर उसके हाथ में होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद जाके शादी की तरफ जाना चाहिए। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, शादी के बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। आप घरदारी में लग जाते हैं, बच्चों में लग जाते हैं, बिल्कुल आप पढ़ नहीं सकते। और जो खवातीन ये एक्सपीरियंस कर रही हैं उनको पता है कि मैं सही कह रही हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और कोट ऑफ द डे की बात करते हैं। दिन का आगाज़ सूफी बुजुर्ग हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मालिक के कौल से करेंगे। वो फरमाते हैं, मैंने 30 साल अदब सीखा, फिर 20 साल इल्म सीखा, और सल्फ सॉलिहीन इल्म से पहले अदब सिखाते हैं, यानी बा अदब बा नसीब और बेअदब बदनसीब। यहाँ मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है जिसमें कहते हैं कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। आप कितना ही इल्म हासिल कर लें मगर अदब की दौलत से महरूम हैं तो इल्म आपका किसी काम का नहीं है। इस बात में कोई शक व शुबा ही नहीं है। हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इब्लीस, मरदूद, मलून, शैतान, जिसके 14 नाम थे 7 आसमानों में, 4.5 लाख साल सजदे थे, और क्या मकाम था कि सारे फरिश्तों का उस्ताद भी था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का वो उस्ताद था, तौहीद का सबक पढ़ाता था। जीरो हो गया वो। वजह लोग ये समझते हैं कि उसने तकब्बुर किया। सिर्फ तकब्बुर नहीं था, तकब्बुर ये था कि अपने आप को बड़ा समझा। नाफरमानी थी, अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म नहीं माना। ताज़ीम का गुनाह, ये जो ताज़ीम का गुनाह कि आदम अलैहिस्सलाम की शान घटाई, ये बेअदबी का गुनाह होता है। जो बेअदब लोग होते हैं, जिनको एहतराम नहीं होता, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े बदनसीब होंगे मेरी उम्मत के वो लोग जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अम्मा जान ने पूछा कौन होंगे वो लोग, तो उन्होंने फरमाया ये वो लोग होंगे जो मेरा नाम सुनते ही मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ते होंगे। तो अंदाजा कीजिए कि अदब का मकाम क्या है। और आज हम अपनी सोसाइटी में अपने, चले आप दीन छोड़िए, अपनी माँ का कितना अदब करते हैं, अपने वालिद का कितना अदब करते हैं, अपने बच्चों का कितना करते हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का कितना शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए अदब इल्म से कई गुना ज्यादा जरूरी है। बेशक। और नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची की सियासत में इंतखाबात से पहले एहतजाज का मुकाबला, जमात इस्लामी बाजी ले गई। MQM के 9 जनवरी की मार्च से कबल वजीर आला हाउस के बाहर धरना। हुकूमती नाक़िस पॉलिसी, सहूलियात का कॉल और ख़राब मुआशी सूरत हाल, नए स्टार्टअप्स भी पाकिस्तान से रूठ गए। कारोबार की दुबई मुंतकली का इंकशाफ। बोल न्यूज़ की सनसनीखेज रिपोर्ट भी आपसे शेयर करेंगे। कानून की धज्जियां उड़ा दी। थर्मे वाइल्ड लाइफ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। सेंचुरियन पर जीप ट्रैक बना दिया गया। नायाब हिरन के शिकार का भी इंकशाफ। धूमधाम से मुतनाज़ रैली का आज हम जायजा लेंगे। और पाकिस्तानी लता की आवाज़ के चर्चे, अलिशबा आमिर के नए गाने बंजारा जीवन ने लेजेंडरी गुलकारा की याद ताज़ा कर दी। सामईन वाह वाह कर रहे हैं।
अरे वाह तलहा, आपको याद है ये आलिशा हमारे शो में आई थी बिल्कुल स्टार्ट में, और माशाल्लाह से देखें कितनी मशहूर हो गई हैं। ये अपना एक सॉन्ग रिलीज कर रही हैं। ये हमारे शो का कमाल है बर्ताव से, जो भी आता है मशहूर हो जाता है। क्या बात है तलहा आपकी। अब आगे बढ़े, टॉप 10 का जिक्र करें। वहाँ पे कौन मशहूर हुआ है? चिड़िया की तरफ बढ़िए आप। चिड़िया कौन जो है वो मशहूर हुआ है? तो साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल जो है वजीर खजाना थे साबिक, वो भी आजकल टॉप 10 कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत पर तनकीद की है और इसलिए वो टॉप 10 बन गए। उन्होंने साबिका हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की फेवर की है और डार साहब की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर सवाल उठाया है। काफी वक्त से हो रहा है, हम जानते हैं जब से मिफ्ता इस्माइल साहब से कुर्सी ले ली गई और इसाक डार को दी गई, और फिर इसाक डार के बयानात मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के बयानात इसाक डार के खिलाफ, IMF से मुज़ाकरात के अंदर सारा तनकीद का सिलसिला जारी रहा। तो ये बात वाज़ेह है कि मिफ्ता साहब मुस्लिम लीग नून से अब काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ डार साहब अपना रहे हैं मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, वो किसी को समझ में नहीं आ रही। मिफ्ता साहब को भी समझ में नहीं आ रही, और फिर वो कह रहे हैं भाई खुदारा रहम खाओ इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि आटे की कीमत, मुर्गी की कीमत, अंडे की कीमत, दालों की कीमत, तेल की कीमत, कुछ बचा ही नहीं है ऐसा जो सस्ता हो, और लोगों का कीमा निकल गया है, खून चूस लिया गया है आवाम का, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अब लोगों का जो कीमा बना उस पर वो हाथ सेक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब एक और टॉप 10 शामिल करते हैं। अर्थक्वेक टॉप 10 बना हुआ है क्योंकि कल से अब तक हज़ारों ज़ायद सारिफीन इस पे ट्वीट कर चुके हैं और कल लाहौर, इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अर्थक्वेक टॉप 10 पे बना हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी मेकर्स अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शंस करें, ताकि ऐसे जो इलाके जहां मालूम होता है कि जलजला आ सकता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े जलजले पाकिस्तान 2005 में देखे हैं, फिर बालाकोट में कंस्ट्रक्शंस भी देखी हैं जो कि अर्थक्वेक प्रूफ होती हैं, जिससे जलजले का खतरा कम हो जाता है। तो यकीनन इन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन करते वक्त उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उस सामान का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट, बिल्कुल। और आगे बढ़ें और हारिस सुहेल भी टॉप 10 में शामिल हैं। हज़ारों सारिफीन इस पर भी ट्वीट कर चुके हैं कल से लेके अब तक, और हारिस सुहेल इसलिए टॉप 10 में शामिल है क्योंकि 2020 के बाद अब वो ODI की टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है तलाब, देखें 2020 के बाद अब सिलेक्ट हुए हैं। वो टीम देखिए ना, PCB के चेयरमैन नए आए हैं, नए चीफ सेलेक्टर आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग जिनके ख्वाब तोड़ दिए थे रमीज राजा ने और उनके चीफ सेलेक्टर ने, अब उनके ख्वाब दोबारा जिंदा हो गए हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट का इस्तेमाल हमारा मुल्क करेगा। अल्लाह खैर करे। क्रिकेट क्या बात है क्रिकेट की, ना स्कॉश चैंपियन है, ना हॉकी चैंपियन है, ना स्नूकर चैंपियन है, और सारा पैसा 400-500 करोड़ रुपए PSL इस साल भी ले जाएगा कॉर्पोरेट से, सारे बाकी खेल मुंह देखते रह जाएंगे। आगे बढ़ें और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। वैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी खास नहीं, लेकिन हाँ अलबत्ता कराची में काफ़ी जोर और शोर है पॉलिटिकल हवाले से। साल 2023 भी सियासी कशमकश के साथ ही शुरू हुआ है और पहले ही हफ्ते एक और वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और साबिक सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। यकीनन ये वो सियासी पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ होती हैं जो की जाती हैं मुखालिफिन की जानिब से, जिस तरह आज़म स्वाति के ऊपर हुआ, दूसरे लोगों के ऊपर FIR कटवाई गई हैं। तो मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है सियासी कशमकश का, जिसकी वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है, तबाही का शिकार हो चुका है। सियासतदान अपने सियासी टारगेट्स और सियासी एजेंडाज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी केस बना सकते हैं, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कराची जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, मुआशी शहरग है, फाइनेंशियल हब है, पोर्ट है, आपकी ट्रेड का हेड ऑफिस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरह इसको निगलेक्ट किया जाता है, जिस तरह इग्नोर किया जाता है, जिस तरीके से आप देखकर अनदेखा कर दिया जाता है, ये मजाक है जो कराची के साथ मजीद और चल नहीं सकता। जमात इस्लामी ने भी कल धरना दिया है, MQM भी धरना देने जा रही है, उन्होंने कल धरना दिया था, फिर खत्म भी कर दिया है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची की सूरत हाल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितनी वारदातें हो रही हैं, कितने लोग आए दिन अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, इस पर कोई नहीं देख रहा। कराची को रोशनियों का शहर कहें तो अब तो खैर कहना मुश्किल होगा, अब तो इसको डाकुओं की जन्नत कहें तो ये बात ज़्यादा सही होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रात एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सफाक डाकुओं ने एक औरत को गुलिस्तान जौहर में डकैती, उन्होंने मज़ाहमत की डकैती के लिए वो लोग आए थे और उनको गोली मार दी उनके बच्चे के सामने। वो खातून गाड़ी में अपने भाई और अपने बच्चे के साथ मेडिकल स्टोर पर आई थी कुछ ख़रीदने के लिए, वहाँ पर डाकू आ गए डकैती करने के लिए। थोड़ी सी मजम्मत के अगेंस्ट उन्होंने उन खातून को
गोली मार दी। अब देखिए इस पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोका जाए, कराची को सही बनाया जाए, दोबारा से रोशनियों का शहर बनाया जाए, लेकिन अफसोस हमारे हुक्मरान सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे जानेंगे। लगारी साहब ये बताइएगा कि हुकूमतें या पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एहतजाज कर रही हैं कि इलेक्शन टाइम पे हर कोई इलेक्शन कर रहा है, एहतजाज के जरिए इलेक्शन का मोमेंटम क्रिएट जा रहा है, लेकिन कराची की तरफ कोई देख नहीं रहा है, क्यों? जाहिर है उन्हें अपने इक़्तिदार से गर्ज है। जिन जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है उन्हें नज़र है कि कराची के इक़्तिदार पर पहुँचे। अभी तक तो उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि इक़्तिदार हासिल भी कर लें और शहर का इक़्तिदार उनको मिल भी जाए तो उन्हें हासिल क्या होगा। क्या उनके पास अख्तियारात होंगे, क्या उनके पास फंड्स होंगे और उनके पास माली अख्तियारात होंगे। क्या थर्ड टियर में यानी कि सूबाई हुकूमत से शहरी हुकूमत की तरफ जो है फाइनेंसेस जाएंगे, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बस उन्हें ओहदा चाहिए किसी भी सूरत में और वो उसको हासिल करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। शहर का बहुत बुरा हाल है, शहर में सहूलतों का फुकदान है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, लोगों को गैस और बिजली की बहरान है, गैस लोगों को मिल नहीं रही है, वक्त पर खाना नहीं खा सकते हैं। और अब ये एक और मुसीबत है इसलिए कि इतनी शदीद बेरोज़गारी है कि तारीख में इसका कोई रिकॉर्ड माजी का नहीं मिलता है। उस बेरोज़गारी में जो है आप ये नहीं है कि लोगों को डाके की तरफ जाना चाहिए, चोरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें माहौल पैदा करती हैं कि वो लोग निकलें। और ये जहां हुकूमत का फेलवर भी होता है और इदारे जो होते हैं जिनको लॉ इन्फोर्समेंट करनी है उनका फेलवर होता है कि वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी मुआशरा जराइम पैदा करता है। जहाँ भूख होती है वहाँ जराइम होते हैं, जहाँ गुर्बत होती है वहाँ जराइम होते हैं, जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ जराइम होते हैं, जहाँ इदारे अपना काम नहीं करते वहाँ जराइम होते हैं, जहाँ पुलिस कुछ नहीं करती वहाँ जराइम होते हैं, जहाँ अदालतों में फैसले नहीं होते हैं वहाँ जराइम होते हैं। तो इस तरह जो है वो जराइम तो बढ़ते रहते हैं। लगारी साहब, लेकिन कराची के साथ ये सौतेलापन क्यों? आप लाहौर को देखिए कितना तरक्की कर गया, आप पेशावर को देखिए कितना तरक्की कर गया, ये कराची पीछे की तरफ क्यों जा रहा है सर? मंसूबे के तहत जो है, जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने मंसूबे के तहत इस शहर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। क्या एक ज़माने में जो दहशतगर्दी रही है इस शहर के ऊपर 30 साल तक, वो शहर की कौन सी खिदमत हो रही थी और कौन लोग उसका, और उसका नतीजा क्या निकला है? जो शहर में बंदूक, कलाशनकोव, मनशियात और कब्जागिरी, लैंड ग्रैबिंग, ये सारे का सारा धंधा बना दिया गया था, उसका नतीजा क्या निकला है? और ये सब कुछ पॉलिटिकल लोग कर रहे थे और पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रहा है, शहर में ये सब कुछ हो रहा है, जराइम हो रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह तक नहीं है कि भाई ये लोग आखिर क्या करेंगे। उनको कराची शहर को उसके जो अख्तियारात हैं उसकी ओनरशिप नहीं दी जाती है और जिन लोगों के पास अगर कभी ओनरशिप आ भी जाती है तो उसका वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसको मिसयूज करते हैं। मैं कहता हूं कि अब्यूज करते हैं और वो अपने तौर पर चीजों को ठीक लगारी साहब, अभी आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक तो MQM के धड़े हो गई थी, वो तमाम मुत्तहिद हो रहे हैं कराची को बचाने के लिए, कराची को पहले जैसा रोशनियों का शहर बनाने के लिए, सेव करने की। दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी मैदान में है, वो भी कराची की बका के लिए लड़ रही है, कह रही है हमें वोट दें, हम लड़ेंगे। कि आपको क्या लग रहा है कि MQM जो दोबारा से मुत्तहिद हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कमजोर करने के लिए मुत्तहिद है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि MQM की डोरियां कहीं और से चलती हैं। नहीं, वो PTI की डोरियां भी कहीं और से चलती हैं, पीपल्स पार्टी की डोरियां भी कहीं और से चलती हैं, जमात इस्लामी की डोरियां भी कहीं और से चलती हैं। जो कहीं और बैठे हुए हैं वो कहीं और से काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हम देखते हैं। आपने सुना होगा कि ज़लज़ला कहीं होता है, खुदा न खास्ता बालाकोट में होता है तो उसका मरकज़ कहीं और होता है, चीज़ों का मरकज़ कहीं और होता है और चीज़ें कहीं और वकूफ़ पज़ीर होती हैं। असल में इन सबको स्टेक होल्डर बनाने की कोशिशें की गई। असल में बाज़ लोग चाहते ये थे, जो शुरू से ये रहा है कि इस शहर को आगे ना बढ़ने दिया जाए, ये शहर को तरक्की न करने दिया जाए और इस शहर को मसालिस्तान बना दिया जाए। तो मसालिस्तान बन गया है, हर गली में कचरा पड़ा है, हर गली टूटी फूटी है, हर सड़क जो है, आप किसी भी इलाके में चले जाएं आपको मिलेगा कि सड़क पर तो गाड़ी तक नहीं चलाई जा सकती है। ये सूरत हाल अमूमी है, यानी ये ऐसा नहीं है। और इसका ये नहीं है कि पुराना पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, पुराना पार्टी, इन पार्टियों के पास बड़ा वो रहा है। PTI ने इस शहर में कौन सा इनकलाब लेकर आई है जो हम कहें कि
एमक्यूएम ने नहीं किया। एमक्यूएम ने कौन सा बड़ा कमाल कर दिया कि जनाब हम कहें कि एमक्यूएम ने तो ये बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया था। इसी तरह से जमात इस्लामी ने कौन सा तारे तोड़ कर रही है, पीपल्स पार्टी ने क्या लोगों को दे दिया है। मैं कहता हूं कि लोगों को एक मिली जुली शायद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि इन लोगों ने अगर किसी ने स्पेस लिया है तो उसको उसके मुताबिक मिला है। बाद में ये जोड़ तोड़ होगी, लोग बैठकर फैसले करेंगे। कराची शहर जो है इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है कि इतनी बड़ी आबादी का शहर जो इस रीजन के बड़े शहरों में बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में शामिल हो गया है, उसकी तरफ नजर ही ना की जाए। इसमें कोई मास ट्रांजिट नहीं है, पानी का कोई निजाम नहीं है, सहूलतों का फुकदान है लोगों के पास। आप तालीम का हाल देखेंगे क्या सूरत हाल है, और बच्चों को सही तौर पर तालीम तक नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ कराची में सबका बुरा हाल है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात वाज़ेह है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को एक लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है। लेकिन जो बात लगारी साहब ने कही कि डोरे कहीं और से खिंच रही हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो कठपुतली सियासतदान हैं उनकी डोरे कहीं और हैं, और जो डोरे खींच रहे हैं उनको इस बात का एहसास हो जाए, अल्लाह करे, कि अब ये मजीद डोरे ऐसे नहीं चल सकती। कराची मजीद नुकसान का, मसाइलिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कराची को मजीद इसी तरीके से करप्शन, 2 नंबरी, चोरी, कब्जा, माफिया के हवाले कर दिया जाए और कुछ भी इस शहर को बेहतर करने के लिए ना किया जाए। याद रखिए, पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपोलिस है, तिजारती दारुल खिलाफा है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा ये शहर है। रहम खाइए, आबादी कम ना कीजिए, मुसलसल आबादी बढ़ रही है, सेंसस में कम किए जा रहे हैं। ये जो डोरे खींचने वाले हैं ये मेरे हाथ हैं, रहम खाएं कराची पे। कराची के सिर्फ ये मसाइल नहीं है तला, एक और भी मसला जो है पूरे पाकिस्तान में सर दोबारा उठाने के लिए तैयार है, बल्कि उठा रहा है। गुज़िश्ता दिनों को कोरोना के वायरस के नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट ऐसे सामने आए हैं जो कौमी इदारा सेहत ने बताया है कि इस वेरिएंट को पड़ोसी मुल्क के वेरिएंट से मुख्तलिफ करार दिया है उन्होंने। और आखिर ये नया वेरिएंट कौन सा है, क्या है? यकीनन हम जानते हैं कि जब से कोरोना आया था तब से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, यानी अपनी शक्ल बदल रहा है, यानी अपनी ताकतों में, अपने अटैक के तरीके में, अपने अब जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अब यकीनन और कितने इसके वेरिएंट्स आएंगे किसी को कुछ नहीं मालूम, कब तक कोरोना रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मालूम है कि इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख सिद्दीकी साहब, फोकल पर्सन है सिंध कोरोना सेल के वर्दा। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू दुनिया। बोले डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमने रिपोर्ट में देखा कि 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनकी तस्दीक की गई है कोविड के, और जो ये नया वेरिएंट आया है XBB, ये कितना खतरनाक है, और जो हमने पुरानी वैक्सीन करवाई हैं क्या वो वैक्सीन इस पे कारामद साबित होंगी या इनकी कोई और वैक्सीन करानी पड़ेंगी हमें? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये आगाह करता चलूं कि ये हमारे पास नया वेरिएंट नहीं आया है। ये XBB1 या XBB11 ये वेरिएंट है, सब वेरिएंट कहलाता है। ये ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है कोविड का, उसका बेसिकली कोविड के 4 वेरिएंट हमारे पास पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। तो ये XBB1 जो है ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है हमारा। और बाकी जिस चीज से हम लोगों को मजीद खतरा लाहक था वो था ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7, जो कि गालिबन आपने सुना होगा चाइना के अंदर पाया गया है। वो वेरिएंट बहुत ज्यादा मुल्हिक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है। बेसिकली RO होता है रेप्लिकेशन नंबर, जिससे हम वायरस की इन्फेक्टिविटी को रेट करते हैं। तो उसका मिनिमम इन्फेक्टिविटी रेट 10 है, RO 10 कि मतलब वो कम से कम भी 10 लोगों को मजीद, एक बंदा जो इन्फेक्ट हुआ है वो 10 लोगों को मजीद इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सिलसिला होता है। इसके अंदर आप ये कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कल बड़ी पोस्टर देख रहा था कराची में नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का, आप कंफर्म कर रहे हैं कि नया वेरिएंट नहीं आया है? जी, नया वेरिएंट अभी तक नहीं आया है। BF7 जिससे हम लोगों को असल खतरा लाहक था वो चाइना में ही है अभी तक। अब इसका ये सिलसिला है कि चाइना के अंदर भी यही XBB1 या XBB1 ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट्स वो म्यूटेट होकर BF7 में तब्दील हुए हैं। तो हमें इस चीज का खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोग इस वायरस को मजीद म्यूटेट होने से रोकें। एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट न्यू वेरिएंट इज टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द वायरस। तो हम लोगों को सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटीज है, जो हमने जीरो कोविड पॉलिसीज पे चले गए हैं तकरीबन हमारी पूरी कौम,
तो हम लोगों को वो वापस अपना लेनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से ये होगा कि हमारे मजीद वेरिएंट आगे नहीं म्यूटेट हो पाएगा और हम लोग खासा नुकसान से बच जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स रिसेंटली खुल गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि बच्चों को कोविड से खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो 12 साल के बच्चे थे उनसे बड़े थे, उनको वैक्सीन करवा दी गई थी स्कूल्स में या कॉलेजेस में। लेकिन अब दोबारा से स्कूल खुल गए, जो प्राइमरी सेक्शंस हैं, क्या उनमें भी कोविड का ये खतरा दोबारा पाया जा सकता है? बिल्कुल जी, 100% पाया जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे आगाह करता चलूं कि जो इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रन होते हैं हमारे, और जो ओल्ड एज हजरात होते हैं या दूसरे जो लोग कोमॉर्ब्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग ज्यादा एज पे होते हैं कि वो कोविड से मुतासर हो सकते हैं। और कोविड से सिर्फ मुतासर ही नहीं, कोविड की वो मजीद वर्स कंडीशंस में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ेगा अपने बच्चों के लेकर भी, कि हम जब उनको स्कूल्स में भेजें, उनको हम प्रॉपरली एजुकेट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल भरपूर करें और तमाम ऐसी चीज़ों से परहेज करें जो कि हमारी अनहेल्दी लाइफ की तरफ हमें मूव ऑन करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सिद्दीकी फोकल पर्सन के हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमें दोबारा से प्रिकॉशन की तरफ जाना है अगर कोविड से बचना है। आप बार बार हाथ धोएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और बिला वजह किसी गैदरिंग में ना बैठें। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि जितनी सख्ती चाइना ने की थी कोविड के ऊपर, मैं नहीं समझता कोई और मुल्क कर सकता था। वहाँ ऑफिस जाने से पहले PCR टेस्ट होता था, ऑफिस से घर आके फिर PCR टेस्ट, फिर वापस जाते रोज 4 PCR टेस्ट, मास्क, बड़ी सख्ती थी वहाँ पे कि यहाँ तक किसी को कोविड होता तो उसके घर के बाहर आके ताला लगा देते कि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन फिर भी वहाँ पे इस केस का फैलना यकीनन कई सवालात खड़े करता है। अल्लाह खैर करे, हमें मोहतात रहने की बहुत जरूरत है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हमेशा हम खेलों का जिक्र करते हैं, लेकिन आज तलहा आप कुछ स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं। नहीं, स्पेशल रिपोर्ट मैं तो नहीं लाया हूँ, हमारे रिपोर्टर लेकर आए हैं। खबर यह है कि थरपारकर में 3 रोजा थर्ड जीप रैली का आगाज हो गया है। क्वालिफाइंग राउंड्स भी आज हो जाएंगे। लेकिन जो हैरत अंगेज बात है, जो बड़ी टेंशन की बात है, वो ये है कि जहां ये जीप रैली हो रही है वो एक एनिमल्स की सेंचुरी है, जहां पर इन जानवरों को, खासतौर पे हिरन को रखा जाता है और वहां पाया जाता है, उनकी अफजाइश की जाती है ताकि उनकी ब्रीड बढ़े और ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। लेकिन सैडली इस जीप रैली की आड़ में वहाँ शिकार भी बड़ा हो रहा है। हमारे सेगमेंट में हमने वाइल्ड लाइफ के डिप्टी कमिश्नर से भी कहा था कि आप आएंगे, उन्होंने वादा किया था हम आएंगे और इस इशू को उठाएंगे कि जीप रैली की आड़ में शिकार ना किया जाए हिरनों का, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, नगर पार कर, थर पार कर, तो यहाँ हिरनें बड़ी होती हैं। लेकिन सैडली वहाँ पर शिकार भी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जीप रैली की जो अपडेट्स हैं वो हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे LG राठौर। जी बिल्कुल, देखें, महकमा खेल सिंध और मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन सिंध की जानब से 3 रोज़ा थर फ्लड जीप रैली का इस वक्त आगाज़ हो चुका है। मिट्टी से 8 किलोमीटर चेल्हा रोड पर जो है थर जीप रैली का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त अरबाब लुत्फ़ुल्लाह जो MP है, मुआवन खसूसी बराए खेल, उसकी जानब से इफ्तिताह किया गया है। इस वक्त क्वालिफाई राउंड के लिए गाड़ियाँ रवाना हो चुकी हैं। ये मजमूई तौर पर आज क्वालिफाई राउंड है, जिसमें 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो तय करना होगा। जिसके बाद 7 जनवरी को जो है स्टॉक कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं वो रेस में हिस्सा लेंगी। उसके बाद 8 जनवरी को जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं वो रेस में हिस्सा लेंगी। आपको बताऊं कि उसके अलावा ऊँट की दौड़ है, घोड़ों की दौड़, मैराथन रेस और मलाखड़ा भी मुनक़िद किया गया है। आपको ये भी बताऊं कि इंतज़ामात वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इख्तितामी तकरीब है वो इधर मिठी में होगी, उसका तवक्का किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला सिंध इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे और अरबाब लुत्फ़ुल्लाह जो इस इवेंट के जो मेज़बान हैं वो उस तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको ये बताऊं कि थर जीप रैली हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन तलहा सवाल यहाँ पे ये उठता है, आपको पता है कि ये रैली का इनेकाद तो हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक नायाब हिरन को गैर कानूनी तौर पर उसका शिकार किया गया है। चिंकारा जो एक बहुत ही नायाब हिरन है जिसके शिकार से मना किया गया है, और जहाँ पे इस रैली का ट्रैक बना है उसके इर्द गिर्द सेंचुरी एक बाउंड्री लगाई जाती है ताकि उसका शिकार ना किया जाए हिरन का, और उसी जगह पे जहाँ पे रोका गया है वहीं पर ही इसका ट्रैक बना दिया गया है। सेंचुरी उसको कहते हैं वर्दा, जहाँ पर
जानवरों की अफजाइश हो, उनकी ब्रीडिंग हो, और ये उस वक्त नहीं बनाई जाती है, हमेशा से डिक्लेयर्ड होती है कि इस इलाके में कोई भी शिकार नहीं कर सकता, ममनू है, ताकि ये जानवर खत्म ना हो। हिंगोल नेशनल पार्क में आइबेक्स है, हमारे थर में हिरनों का है। लेकिन सैडली अरबाब लुत्फुल्ला जो कि वजीर आला के एडवाइज़र हैं मुराद अली शाह साहब के, उनको सोचना चाहिए कि जबकि अजरा पेचोहो साहिबा जो जरदारी साहब की बहन है, सिंध की वजीर भी हैं, उन्होंने इस साल शिकार पे बैन लगाया हुआ था क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत सारे जानवरों का नुकसान हुआ था, जानवरों को यहाँ से वहाँ होना पड़ा था, माइग्रेट करना पड़ा था। लेकिन फिर भी देखा यही जा रहा है कि जो पैसे वाला है, ताकत वाला है, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, पाकिस्तान में नामुमकिन। और इस रैली को रोकने के लिए महकमा जंगली हयात सिंध ने महकमा खेल, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर और सूबाई कंजर्वेटिव सिंध वाइल्ड लाइफ को खत भी लिखे थे, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला था। अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इसे कहते हैं मर्दा साईं तो साईं, साईं जो कुतुब साईं। आपके मुंह सिंधी में ही ज़्यादा अच्छा लगा है तला, लेकिन दैट्स ट्रू। और अफसोस के साथ हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और अफसोस की खबर ही है, आपसे शेयर करते हैं कि हमारी जो नाक़िज़ माशी पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं बिजनेस पर्सनस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो कितनी ख़राब है, जिसकी वजह से बुलंदशरह सूद और मुस्तकिल सियासी लड़ाइयों में इक़्तिसादी गैर यकीनी है, जिसकी वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि हुकूमत की नाक़िज़ पॉलिसियों की वजह से जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो सब दुबई मुंतकिल हो रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएस एंड यूरोप, वो क्या डिस्काउंट रेट ऑफर कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे, और फिर वो देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज क्या ऑफर कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि पाकिस्तान का मुनाफा ज्यादा है डेवलप्ड कंट्री से, तो वो पाकिस्तान में आते हैं। अब हो ये रहा है कि दुनिया भर में एक मुआशी बुरान, आलमी मुआशी बुरान आ रहा है 2023 में। सारे डेवलप्ड कंट्रीज अपना रेट बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट रेट ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को नजर आ रहा है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज में डॉलर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतने % कमा रहा हूं, तो फिर मुझे पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है। और जो पाकिस्तान में पैसा गया हुआ था, वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। जब पाकिस्तान से पैसा निकलता है तो आपको मालूम है पार्किंग लॉट पहले दुबई बनता है। अदम इस्तेहकाम कहते हैं इसे। सियासी अनसर्टिनिटी ने मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, मुआशी बहरान आ गया है, लेकिन हुक्मरान फिर भी इलेक्शन खेल रहे हैं, जैसे उनको परवाह ही नहीं है कि इलेक्शन कराने के लिए भी जो पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे। और यकीनन यही वजह है कि हम देखते हैं जब बजट बनता है तो बजटरी खसारा, पैसे होते नहीं है, बजट में रख दिए जाते हैं। पिछले बजट में भी 3,500 अरब का बजट डेफिसिट था, यानी 3,500 अरब थे नहीं, खर्चे में लिख दिए गए। तो ख़वातीनो हज़रात, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है मुआशी तौर पर, हम कब तक, मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा वक्त ये बहरान बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई का तूफान बेकाबू हो चुका है और हुक्मरान लापरवाही का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करने लगे हैं इस्लामिक बैंकिंग की। इस्लामिक बैंकिंग जब शुरू हुई थी दुनिया भर में, तो एक सवाल ज़रूर उठा था कि इस्लामिक बैंकिंग को शुरू करने के लिए जो पैसा आया वो कन्वेंशनल बैंकिंग से आया, तो फिर ये कैसी इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में जो रीसेंट अपडेट हुई थी वो ये हुई थी कि शरिया कोर्ट ने जिसको ये रिबा कहकर कमाया करते थे इस्लामिक बैंक्स, उसको हराम करार दे दिया कि आप जो पिछले 15-20 साल से कमा रहे थे रिबा के जरिए, वो हराम हो गया है और अगले 3 से 5 सालों में आपको रिबा खत्म करना होगा। जिसके बाद पाकिस्तान के 4-5 बड़े बैंक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लग चले गए, जिसके बाद शोर मचा, एहतजाज हुआ और फिर हुकूमती प्रेशर के ऊपर उन बैंक्स ने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते थे कि वो शरिया कोर्ट के फैसले को हराम करार दें और रिबा को हलाल करार दें। लेकिन यकीनन इस्लामिक बैंकिंग जिस तरीके से शुरू हुई, क्योंकि मैंने अपने करियर में बैंकिंग से आगाज़ किया था और बैंकर रहा हूं मैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़े शुकूक व शुबहात हैं, कान को यूँ पकड़ो या यूँ पकड़ो, सूद सूद होता है। अब वरना आप आगे बात कीजिए। इसे मजीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा इलियास अत्तार साहब, इस्लामिक रिसर्चर हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हकीकी इस्लामिक बैंकिंग और जो इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त राइज है पाकिस्तान में, उसमें फ़र्क क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग जो है ये एक तरीके से सेम बैंकिंग है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और ख़ास करके सूद जो है वो दोनों के लिए हराम है, एक देने वाले के लिए भी हराम है, एक लेने वाले के लिए भी हराम है। तो इस्लामिक बैंकिंग जो राइज है वो जो पेनल्टी वगैरह लेता है और खैरात कर देता है, तो वो तो समझो कि जो लेने वाला था वो खैरात कर दिया ना, लेकिन देने वाला तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कन्वेंशनल बैंक में होता है। तो उसके लिए क्या फ़र्क हुआ, वो तो दे रहा है
खैरात तो आप करोगे, ये तो दे रहा है, उसको तो बोला गया था कि मोहलत दो, ये सब करो, उस पर आपने और जुल्म कर दिया। बल्कि जब मेरे को मशीन का ज़रूरत था और मैं एक इस्लामिक बैंक में गया था तो मेरे को बताया कि 20% पेनल्टी होगा हर महीना, यानी 100 रुपये के कर्ज पर 5 महीना बाद 200 हो जाएगा। मैंने बोला ये तो 10% वो जो सूदी लोग होते थे वो लेते थे, जाहिलियत वाले, यानी इधर से जो 50 साल पहले का भी है कि अभी भी वो लोग ऐसी ज़्यादा रेट लेते हैं। लेकिन आप तो इस्लामिक बैंक बोल के उसके भी डबल ले रहे हो। तो मैं 2 महीना तक खिटपिट करते रहा। तो 2 महीना बाद एक सीनियर ऑफिसर जूनियर को बुला के बोला कि ये जो 20% पर मंथ है ये पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैंने दिल में बोला अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 2 महीना पहले बोल देते प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 महीना टाइम बहस भी किया और उस वक़्त याद नहीं आया, जब बिल्कुल फंस गया तो बोलता प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये खैर, तो ये मौजूदा बैंकिंग का चक्कर है। और जो हकीकी में होना चाहिए इस्लामिक बैंकिंग वो ये होना चाहिए, जैसा मैंने अपना लोन लिया कि अगर मैं प्रॉफिट करूँगा तो मार्कअप दूंगा, कम प्रॉफिट करूँगा तो कम दूंगा, और लॉस करूँगा तो कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो महफूज रहेगा। लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है। एक चैम्बर में मैंने बताया था कि लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो अलामा साहब, स्टेट बैंक भी तो इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट करता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक वो था, स्पीच था हबीब बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का 8 अक्टूबर 2003 को। तो उस दर में इस्लामिक डेस्क के डायरेक्टर परवेज सईद साहब भी थे, वो स्टेज पे बैठे थे, और भी लोग थे, ये भी बैठे थे। तो मैंने जो सवाल किया ना कि ये पेनल्टी क्लॉज ये तो अजीब किस्म का है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जब कन्वेंशनल बैंकिंग का एग्रीमेंट होता है तो जो लॉयर बोलता है उस पर आँख बंद करके भरोसा करके साइन कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब इस्लामिक बैंकिंग हो तो जो उलमा हजरात बोल दिया तो आँख बंद करके भरोसा करके साइन कर दो। तो जब स्टेट बैंक का ये हाल है कि वो सोचता नहीं है, बस आँख बंद करके साइन करने का करता है, तो फिर इसके मैंने हम स्टेट बैंक को कैसे फॉलो करें? स्टेट बैंक तो अंधा तकलीद कर रहा है, तो हम भी उसके पीछे चलेंगे तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे। और पॉइंट यह है कि डिस्कशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और क्लीन रिसर्च होना चाहिए। ये नहीं कि अपने हम ख्याल लोगों को बुला के बैठा दिया, आप इत्तेफाक करते हैं और रेजोल्यूशन पास हो गया। अरे बाबा, सही बात होना चाहिए ना। सही बात जब तक नहीं होगा, वो दवाई आप रैक मेडिकल शॉप में अलामा हल क्या है? क्योंकि अलग प्रॉफिट और नुकसान दोनों में बैंक को हिस्सेदार बना देंगे तो हर शख्स अपना कारोबार नुकसान में ही शो करेगा, जैसा कि टैक्स की अदायगी के वक्त हमारे यहाँ आम तौर पर यही होता है। सॉल्यूशन मैंने वही दिया ना कि जब मार्कअप अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे। अच्छा, इसमें खाली एक लोगों को खाली ख़तरा ये नज़र आता है कि बैंक कैसे देगा, हर कोई बोलेगा लॉस हो गया। तो मैंने उसमें बहुत सारा शर्त रखा था। एक तो ये था कि जैसा 100 रुपया लोन है, आसान बता रहे, 100 रुपया से तो होता नहीं, 100 रुपया लोन है और उसके ऊपर में 10 रुपया सालाना मार्कअप है, तो 6 महीने का तकरीबन 5% होता है। तो मैंने बोला कि अगर 6 महीना तक मैं मार्कअप कम दूं या ना दूं, लॉस बताऊं, तो फिर आपको इजाज़त दे रहा हूं कि मेरा जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको आप डिस्पोज करके अपना अमाउंट रियलाइज़ करें। तो 6 महीने में वो 5% का रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क तो कन्वेंशनल बैंकिंग में भी होता है, बहुत डिफ़ॉल्टर होते हैं उस दर में। अच्छा, और उसके बाद यह है कि अब मैंने ये भी शर्त में रखा था कि अगर ऑडिटर, न्यूट्रल ऑडिटर बोल दे कि मैं बैंक को धोखा दे रहा हूँ, तो उस शक्ल में हमको मार्कअप देना होगा। इसके हमारा अकाउंट इज़ नॉट रिलायबल ऑडिटर का रिपोर्ट के हिसाब से, तो इसके मैंने हमको मार्कअप देना है। तो बैंक को हर किस्म से हम कंफर्टेबल रखने के लिए हैं। और बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन चोरी करने मांगेगा भी ना, तो 5% के लिए अगर वो कोई माल ख़रीदेगा, एक्सेस परचेज बता देगा कि प्रॉफिट कम हो, तो उसको प्रॉफिट विथहोल्डिंग टैक्स काटना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो वो 5% के चक्कर में तो उसका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। और अगर बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो 20-25% उसका प्राइस कम होता है। तो हम 5% बचाएंगे, वहाँ 25% जाएगा। तो जो एक्चुअल
बिजनेसमैन है जेन्युइन, वो तो कभी करेगा नहीं गड़बड़। बदमाश भी नहीं करेगा गड़बड़, क्यों? उसको पता है कि इधर 5 बचाएंगे, वहाँ 25 जाएगा, प्राइस खत्म हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि वो उसको कंटिन्यू करेगा। फिर मैंने ये भी बोला था अगर जनवरी में मार्कअप कम होता है तो हम मार्च में फरवरी में इंक्रीज़ करके दे देंगे अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सेटिस्फेक्शन क्लॉज रख देंगे बैंक के लिए। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स आ सकता है, ऐसा मसला नहीं है। खाली एक बेसिक फार्मूला यह है कि भाई प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे और नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पहला प्रॉफिट जो है वो बैंक को जाएगा। हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो 100 रुपया मार्कअप हो गया और नीचे में आता है 200 रुपया प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट 200 रुपया नहीं हुआ, 1 रुपया भी प्रॉफिट हुआ ना, तो वो 100 रुपया मार्कअप तो हम दे चुके हैं उसको, बैंक को। उसके बाद 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो पहला प्रॉफिट जो वो बैंक को जाएगा। अगर बेकार बिजनेस राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब। मैं सिर्फ आखिर में ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको जड़ तक पहुँचना है ना कि गेम क्या है पीछे, तो बहुत सिंपल है। जो उलमा हजरात इस्लामिक बैंकिंग के लिए फतवात जारी करते हैं, उनके फेवर में, उनके मफाद में, आप उलमा हजरात के बैंक अकाउंट्स चेक कीजिए, उनके असासे चेक कीजिए, और आपको अंदाजा हो जाएगा गेम है क्या, पैसे आखिर बना कौन रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे साथ बैठी हैं बहुत ही मारूफ अदाकारा, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। मालिक मूवी से इन्होंने शुरुआत की है, अपने एक्टिंग करियर का इन्होंने आगाज़ किया। उसके बाद बेतहाशा हिट पे हिट ड्रामे इन्होंने दी, जिसमें चमक धमक ड्रामा है, साहिबान है, और उसके अलावा मेरे अपने हैं, थोड़ा सा हक है। कई ड्रामों में इन्होंने काम किया है और हमको आए दिन अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, चाहे कोई भी चैनल हो। तो इनको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस हिना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शोज हिना, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। आप ठीक हैं? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। हिना, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रामे एक वक्त था बहुत फेमस थे कि बाहर ममालिक में भी, बैरून मुल्क में या पड़ोसी मुल्क में भी हमारे ड्रामे देखे जाते थे और बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन अब हमारे ड्रामों में औरतों को मजलूम क्यों दिखाया जाता है? या तो फिर 2 शादियाँ, दूसरी शादी, हस्बैंड का अफेयर, चीटिंग करना अपनी वाइफ को, और या फिर सबसे जो बुरी चीज़ है, ये बहुत कॉमन हो रहा है ड्रामों में, छोटी बहन अपने बहनोई के ऊपर लाइन मारी, उनका अफेयर चल रहा है, फिर वो अपनी बड़ी बहन को तलाक दे देती है, छोटी बहन शादी कर लेती है। एक ड्रामा आ रहा है वर्दा, उसका नाम है 101 तलाकें। 101 तलाकें। अब ये आप देखें, ये वही मुल्क है जहाँ पर एक बंदे ने जो ना 60 बच्चे पैदा कर लिए और कह रहे हैं मेरी बीवी और बच्चे पैदा करना चाहती है। ये ड्रामों का बड़ा रोल है इसमें वर्दा। वुड यू एग्री विद दैट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर आपकी बात ठीक है। असल में वर्दा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, कि जहाँ जिस ड्रामे में मैंने नोटिस किया है बच्चों पे जुल्म है या औरत पे जुल्म है, वो ड्रामा हिट है। क्यों रोती हुई औरत? देखिए, ये बात हमने जो है ना अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता दिनों में डिस्कस की थी। वजह ये है कि जो व्यूअरशिप पैटर्न्स है ना, ये हमने खुद मीडिया ने क्रिएट किए हैं। हमने क्राइम दिखा दिखा के लोगों को क्राइम का आदी बना दिया है। हमने मरने की खबरें, रेप की खबरें, धमाके की खबरें और क्राइम शोज जितने पसंद किए जाते हैं, जो नेगेटिव कंटेंट है, वो हमारा व्यूअरशिप पैटर्न बन चुका है। लोगों को हमने अच्छा खाना कभी खिलाया नहीं है, तो इसलिए जब वो खाते हैं तो कहते हैं हजम नहीं हो रहा है, इसलिए गंदा वाला ही अच्छा था, और हमेशा से खाता हुआ है बचपन से वही गंदा वाला बन गया। उसके बरक्स में यही मेंशन करूंगी कि हमारे यहाँ ही कुछ ड्रामे ऐसे बन रहे हैं जहाँ औरत को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड दिखाया जा रहा है। कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं। आप जब ड्रामे सेलेक्ट करती हैं तो आप स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या चीज़ देखती हैं? स्क्रिप्ट में मैं ये देखती हूँ कि मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। अब तो मैं ये देखने लगी हूँ, क्योंकि कुछ ड्रामों में नेगेटिविटी से ही आप आगे बढ़ते हो। हाँ, यही चीज़ बात वही आ गई घूम फिर के। मैं इस बात पे बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ड्रामे की स्क्रिप्ट देखते हुए सिर्फ अपना कैरेक्टर देखती हैं। नहीं, मैं टॉपिक भी देखती हूँ, पूरा देखती हैं। ऑफ कोर्स नहीं, पहले राइटर देखा जाता है ना, चैनल, राइटर, डायरेक्टर, ड्यूरेशन, स्टोरी, ऑफ कोर्स जाहिर है। उसके बाद अगर स्टोरी में कोई आपको लगे कि यार ये फिर से वही गंद बिक रहा है, तो फिर आप एतराज करती हैं या नहीं? नहीं, मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ, मेरे डेट्स नहीं है।
अच्छा हाँ, क्या ज़रूरत है। मगर ये कि आप सही कह रही हैं, मगर जहाँ बच्चों पे जुल्म दिखाएंगे, औरत को रोता हुआ दिखाएंगे, हमारी जो घर में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में, बेंगलोर में जो बेचारी हाउस वाइफ है, वो इन्होंने सही कहा कि वो खबरें देख देख के न्यूज़ पे आए दिन देखा नहीं गाँव में क्या क्या बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। हर जगह के टॉपिक आप देखिए चल रहा है यही, जहाँ न्यूज़ देखिए थोड़ी देर में वो मैयत है, वो गिर गया नदी में, गाड़ी डूब गई, ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। 5,25,000 बच्चा हर साल रेप होता है मेरी बहन। तो मेरी नज़र में हमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम इस बुराई का खात्मा कर सकें, अपनी सोसाइटी से बेरोजगारी, जहालत, पढ़े लिखे जाहिलों का खात्मा कर सकें। एग्रीकल्चर के लिए ड्रामे बनाएं, हम ऐसे ड्रामे बनाएं जिनके मॉरल्स हों, जिनमें स्टोरीज हों, जिनसे हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आए, ना कि कच्चे मासूम जहनों में गंदे ख्याल आना शुरू हो। बिल्कुल सही है ना। आप बीइंग एन एक्ट्रेस, आप इतने सारे ड्रामा में काम करती हैं, मूवीज में भी आपने काम किया है, आपकी क्या अपनी राय है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मजीद अच्छी होती है? जो लोग बेहतरी के लिए भी काम करते हैं, हमें वो भी हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, कुछ ड्रामों से मुझे भी ऑब्जेक्शन है, जैसे आपने अभी कहा ना कि साली का बहनोई से अफेयर या ये वो, मगर कुछ ड्रामों में आप यकीन जाने मेरे भाई रियलिटी भी दिखाते हैं। जो गलियों में, घरों में जैसे हो रहा होता है ना। पर मेरी बहन एक बात बताइए ना, आप अपनी कमीज ऊपर करेंगे तो अपना ही पेट नजर आएगा। हमें अपनी बुराइयों को हाईलाइट करना चाहिए या अपनी अच्छाइयों को हाईलाइट करना चाहिए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने बुराइयों को इतना हाईलाइट किया है कि लोगों को आदत हो गई है कि यार बुरी चीज आएगी तो ही मजा आएगा, कोई गंदी लव स्टोरी होगी तो ही मजा आएगा। राइटर नहीं है, शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, शी इज अ स्टेक होल्डर ऑफ द इंडस्ट्री, इनका हिस्सा है इस इंडस्ट्री में। हाँ, वो सही कह रहे हैं और आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देखिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पीछे पूरा थीम चली आ रही है, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक हमारा नहीं होता डिसीजन, एक इंडिविजुअल डिसीजन। एग्जैक्टली, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूड। अब क्या इसमें राइटर की सबसे बड़ी बात आती है, डायरेक्टर की बात आती है, प्रोड्यूसर की बात आती है कि वो लोग इस तरह की चीजें प्रमोट करते हैं। आप अपने जो है उसके बारे में बताएं, जर्नी के बारे में मुझे बताएं, है ना, क्योंकि बीइंग अ वुमेन इस इंडस्ट्री में खड़े होना भी और अपना नाम बनाना, पहचान बनाना भी एक बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने किस तरह से आगाज़ किया, कितनी डिफ़िकल्टीज आपने फेस की इस इंडस्ट्री में? जी, मैंने बिल्कुल फेस तो की हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मगर ये कि सबसे 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं वर्दा, कि आप अपने काम से मुखलिस रहें। तो पंक्चुअलिटी आपको बहुत आगे लेके जाती है, और आप प्रोफेशनलिज्म से चलें। आप जितना प्रोफेशनल होके चलेंगे, अपने काम से काम रखें, किसी के साथ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अपने काम पे फोकस करें। जस्ट आपने फोकस अपने वर्क पे करना है और टाइम टू टाइम देना है। देखिए हमारा शोबिज़ है ना, इसमें वही लोग फेमस हैं जो रात दिन यहाँ बेचारे दे रहे हैं शोबिज़ में, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हाँ, आप नोट करें। सही, काफी अग्री, क्योंकि वो काफी सालों से अपनी, मतलब कि कहीं उनका कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हेटर्स का भी तो सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो हम लोग अग्री करते हैं, उस चीज को हेट करते हैं, मानते हैं, बुरा भला कह रहे हैं। हम सोशल मीडिया उठा के देख लें या फिर उस क्लिप के, ड्रामा क्लिप के आप कॉमेंट्स पढ़ लें, भर के गालियां दी हुई होती हैं, अब्यूज किए हुए होते हैं, ना लैंग्वेज का लिहाज होता है, ना तमीज होती है, ना कुछ होता है, गालियां दें, लेकिन ड्रामा भी वही देखना है। तो आपने कोई ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर किया जिसकी वजह से आपको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, मैंने अभी इल्ज़ाम ऑन ईयर है मेरा ड्रामा, बाबर अली वगैरह, उसमें अच्छी कास्ट है, सीनियर कास्ट है, तो उसमें मैं गंदी, मतलब बुरी माँ दिखाई हूँ, तावीज़ गंडे वाली, बेटी को तावीज़ गंडे दे रही हूँ, ये चीजें प्रमोट होती है ड्रामों की तरफ से, लोग जा रहे हैं इसकी तरफ। तो उस पे लोगों ने मुझे कहा है, जैसे मैं कहीं गई यहाँ तो मुझे लोगों ने बोला, औरतों ने, कि तुम इसमें बहुत तावीज़ दे रही हो बेटी को इस तरह से। मगर उसका एंड जब देखेंगे ना, तो उसमें वो माँ फिर रोई है, वो उसने माफ़ी मांगी है और उसको सज़ा मिल गई है। इसमें ये दिखाते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम एक मैसेज के तौर पे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से एक ड्रामा। लेकिन ये कि जो देखने वाले होते हैं वो अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, तावीज़ गंडों वाली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है हमारे यहाँ। कराची की सड़कों पे जितना बंगाली नजर आता है दीवारों पे लिखा हुआ, किसी और का नाम नहीं होता है, सबका यही ख्वाब है महबूब आपके कदमों में, खुदा के खौफ से डरो भाई। सही बात है। और ये भी हमारे ड्रामे में काफी दिखाया जाता है कि सास या फिर घर में जो पॉलिटिक्स इंटरनल चल रही होती है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, तुमने ये किया, हसद, अच्छा तुम यहाँ पे पहुंच गई हो, अच्छा तुम्हारा शौहर तुम्हें इतना अच्छा लगा है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती, तुम्हें नफरत में बदल दूंगी। यानी ये चीजें क्यों हमारी सोसाइटी में इतना प्रमोट किया जाता है? क्या इस पे कोई और ये प्रमोट करने वाले वर्दा कौन है? यहाँ पे सवाल ये भी होना चाहिए। देखिए डायरेक्टर को भी कोई पैसे देता है, सारे स्क्रिप्ट राइटर को भी कोई पैसे देता है कि मुझे ऐसी स्टोरी लिख कर दो, एक्टर्स को भी एक डिटेल मिलती है कि आपने ऐसा रोल अदा करना है, ये तावीज़ लिखते हुए आपने इस तरह की शक्ल बनानी है। जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, सबसे ऊपर जो बड़े बड़े इदारों में है,
जो मालिक हैं बड़े बड़े नेटवर्क्स के, मीडिया ग्रुप्स के, उनको सोचना चाहिए, जिनके नामों में कभी कभार आपा लिखा हुआ आ जाता है, आखिर में किसी में रहमान लिखा हुआ आ जाता है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। पैसे कमाने की खातिर चढ़ा दो पाकिस्तान को बलि पे, कुर्बानी दे दो पाकिस्तान की सोसाइटी की, लोगों के मासूम जहनों की। खुदारा अच्छे ड्रामे बनाइए, सोसाइटी के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए। कब तक स्टूपिड हम जिनसी फ्रस्ट्रेशन को बेचते रहेंगे, औरत को मजलूम बना के बेचते रहेंगे, गंदी चीजें दिखाते रहेंगे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ताकि वो बुराइयां पैदा हो जाएं। हमारे पास एक पैकेज भी है, अगर मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, किस तरह के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। अच्छा जी, हमने आगे भी दिखाएंगे, बात में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह की काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो मेन लीड कैरेक्टर अदा करती हैं इन ड्रामों में, कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया है इन ड्रामों के लिए, या किसी भी आपके एक्टर ने, एक्ट्रेसेस ने, कि नहीं जी ये हम नहीं करेंगे, सोसाइटी के बहुत अगेंस्ट है चीज़? हाँ, काफ़ी लोगों ने किया है काफी बिल्कुल किया है। उस पे क्या रिएक्शन आता है? डायरेक्टर अगर चेंज कर देते हैं उस पे, वो कुछ लाइंस होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सीन्स भी होते हैं कि वो चेंज करवा देती, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। एक बार इमाद इरफानी बड़े मशहूर एक्टर हैं इस इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म बन रही है शोएब साहब की, बड़े शोएब मंसूर साहब की, और आप ऑडिशन के लिए आए। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू का रोल दिया, और उसकी पहली लाइन थी, उठा के फेंक दो अपने अल्लाह को। मैंने कहा कि मैं ये ऑडिशन देता ही नहीं हूँ, मुझे ये काम करना ही नहीं है, आप उठा के फेंक दो इस स्क्रिप्ट को, मैं नहीं पढ़ता। तो सैडली हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएट करते वक्त नहीं देखा जाता किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। मेरी नज़र में लोगों को अपने वैल्यूज़ को, अपने इक़दार को, अपनी सोसाइटी को और अपने घर की परवरिश को पहले रखना चाहिए कि यार ये हमारा घर है, ये हमारा मुल्क है, क्यों हम ऐसे ड्रामे बना रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं, कुछ अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, सब बुरे ही नहीं है, अच्छे भी हैं। नहीं काफी अच्छे हैं अब तो माशाल्लाह। 100 में से 10 बताएं ना कितने बन रहे हैं? 50 कह रहे हैं आप। 50 कह रही हैं, बड़ा आपने रहम खाया इंडस्ट्री। नहीं ऐसी बात नहीं है, ख्याल करेंगे थोड़ा। नहीं वो बात नहीं है। मैं बिल्कुल, देखिए ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने कैरेक्टर किया था थोड़ा सा में शमसा खाला का, तो वो बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। उसमें बच्ची को डाइवोर्स दे देते हैं, पता नहीं बहुत मसले होते हैं उसके साथ। तो मैं एक पड़ोसन होती हूँ, मगर इतना, वो आयजा खान थी उसमें, तो इतना मुझे वो दिखाया था कि हालांकि वो मेरी बेटी नहीं होती मगर मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो उस पर लोगों ने मुझे, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा। आप शमसा खाला है ना, आपने उसको अपने घर रख लिया था, उसकी तलाक होने से बचाया था, तो ये अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ लोग दिखाते हैं कि घर पड़ोसी के हुकूक दिखाए गए। अगर लोग समझने वाले, आई थिंक डिपेंड करता है कि कैसे लेते हैं। तो अच्छे ड्रामे भी हैं, और जो है वो वही वाली बात है कि बुरे भी बहुत हैं, मगर उनका एंड बहुत बुरा होता है। अच्छा, आपके भी कौन कौन से मान गई आखिर में एंड बहुत बुरा होता है, ये बहन सच्ची है मेरी। जी। आपके अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और आने वाले हैं? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट उसने चाहा था चांद पीटीवी हमसे ऑन एयर है, और मेरा एक प्रोजेक्ट है इल्ज़ाम आन टीवी से ऑन एयर है, और ARY से ऑन एयर होने वाला है समझौता। अच्छा, इनकी स्टोरीज भी कुछ सोसाइटीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसमें भी यही है कि 2 शादियां दिखाई हैं, वही सब मसले मसाइल हैं, इस तरह से कुछ चल रहा है इसमें भी कहानी है। अच्छा, ये 2 शादियां इतना कॉमन हमारे, ये मैं पूछ रही हूँ, जो भी बड़ी आग लगती है मर्दा को 2 शादियां सुनते ही। 2 शादियों का जिक्र आ जाए तो पाकिस्तानी औरत ऐसे आग बगोला हो जाती है जैसे मर्द का ये हक ही नहीं है। भाई 4 कर सकते हैं, 2 नहीं 4। तो उनको रखे भी तो वैसे ही ना, बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, आई एग्री। लेकिन आप लोग तो नाम लेते आग बगोला हो जाते हो। रिलैक्स क्या करें मर्दा, जो आपका ड्रामा है जो आने वाला है, 4 अल्लाह है, चारों को एक से हुकूक भी मिलने चाहिए ना। यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अभी तो नाम लेते हैं आपको आग लग जाती है। आप कितनी महंगाई। ड्रामों पे वापस आ जाए, आप ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। मैं ड्रामों पे वापस आ रही हूँ, ड्रामा क्रिएट आप करते हैं। आप मुझे भाभी से एक दफा ऑन एयर बात करनी है, मुझे उनसे पूछना है। लाजमी पूछना। हाँ, सारी शिकायतें इनकी बतानी पड़ेगी। उन्होंने इजाजत नहीं दी तो क्या ये ऑन एयर इजाजत मांगते हैं? अच्छा जी, वो एक मेरा ड्रामा आने वाला है नोमान हबीब का, उसमें भी वही है कि बच्चे की, मेरे वो बेटा बना है मेरा, उसमें भी उसकी 2 शादियां ही हैं। वही 2 शादियां हैं। हाँ। देख लें, एक को तलाक देके दूसरे नहीं, तलाक नहीं देता है वो। उसके साथ ये होता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि शादी सिर्फ वो मेरे कहने पर करता है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो। ये जबरदस्ती की शादियां ही बड़ी नहीं हाँ, क्योंकि वो लड़की ड्रामा एक्ट्रेस बनना चाहती है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, वो कर रही है अभी बहुत चीज़ें। हमारी सोसाइटी में चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती। हाँ, तो मैं उसकी कहती हूँ कि तुम शादी इससे कर लो, गुड़िया से, ये वो इस तरह से शादी उसकी हो जाती है, मगर उसको इतना बुरा जलते हुए दिखा, वो मर जाती है। उसकी डेथ दिखा दी, और जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ उसके साथ क्या होता है, उसका जो शौहर होता है वो उस पर जुल्म करता है। ड्रामे की स्टोरी खोल दी। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, बड़ा गौर से सुनिएगा कि अमेरिका में हर रोज, ये वहीं की यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, हर रोज 3 औरतें कत्ल होती हैं ऑनर किलिंग के नाम पे, गैरत के नाम पे।
लेकिन सैडली ये जो फिल्में और ये जो ड्रामे होते हैं जिसमें औरत को जलते हुए, कत्ल होते हुए दिखाया जाता है, ये पाकिस्तान में बहुत बनती हैं, और पाकिस्तान में बनती हैं तो इतनी पजीराई हासिल होती है कि उनको ऑस्कर अवार्ड भी दे दिया जाता है कि ओ हो तारीख में इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी, औरत का जलता हुआ चेहरा आपने दिखा दिया। खुदारा पाकिस्तान के इमेज पे रहम खाइए, ये जो बुराइयां दुनिया भर में होती हैं वो उसको इतना फ्रेम करके टेलीविजन पे नहीं दिखाते। हम लोग अपनी बुराइयों को फ्रेम करते हैं, हाँ। टेलीविजन पे 24 घंटे दिखाते हैं, नहीं परवाह करते कि उसका असर क्या होगा उन नौजवानों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो स्क्रीन पे चीजें देख रहे होते हैं और सोचते हैं यार मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। चले हम हिना से बात करते हैं, हम उन हिना की पर्सनल उस पर बात करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल पे बात करते हैं। हिना मुझे ये बताएं आप कि देखिए बहुत सी खवातीन ऐसी हैं या बहुत सी यंग लड़कियां इस तरह की हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, जो चाहती हैं कि जी हम ड्रामों में आ जाए, हम एक्ट्रेस बन जाए, लेकिन उनको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। हाँ। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मतलब स्ट्रगल से मुराद क्या तरह बताएंगे आप? मैं बताती हूँ, नहीं मैं सिंपल बता रही हूँ। आप जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये है मैसेज, मेरे लिए मैं उनको देना चाह रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाएं, बहुत अच्छे हाई लेवल प्रोफाइल पे जाएं, और जैसे कि छोटे मोटे जो होते हैं ना PR उस पे ना जाएं, हाँ जाके ऑडिशंस दें, और शॉर्टकट ना ढूंढें। हाँ शॉर्टकट के चक्कर में जब भी आप जाएंगे हमेशा आपका नुकसान करेंगे। जब वो ऑडिशन देगी ना, देखिए आजकल इतनी सारी प्रोडक्शन हाउस बन गए, आपने देखा है ना, हर बड़े अदाकार का, हर सीनियर को देख लें, सबकी प्रोडक्शन हाउस बने हुए। आप जाके सिंपल ऑडिशन दें, 1 जगह दें, 2 जगह दें, 3 जगह दें, 4 जगह दें। अब तो काफी एजेंसीज भी ऐसी जिनके साथ आप लिंक्ड हो जाते हैं और फिर वो आपको आगे प्रोफाइल आपका जो है फॉरवर्ड करते हैं, तो आप उसमें सेफ होते हैं। और वर्धा जो स्किल्स कैमरा पकड़ता है ना, जो लड़की या जो बच्चा या जो भी है टैलेंटेड है, तो वो कैमरास को फोकस कर लेता है, वो दोबारा जरूर उसको बुलाते हैं। हाँ, यहाँ पर पर्ची एक ही दफा चलती है। नहीं, डेंजर क्या है छोटे एजेंसियों में जाने में, क्या खतरा होता है? खतरा क्या होता है? खतरा पूछ रहे हैं। जो खतरा आप बताना चाह रहे हैं कास्टिंग काउच के बारे में, हेरेसमेंट के बारे में, वही चीज होती है। सारे खतरे मैं नहीं बता रहा, आप बता दें। नहीं, आप हाईलाइट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बता रही हूँ कि ये है कि होता है। हमारी एक इंडस्ट्री का बैड पार्ट भी ये है जहाँ पे हेरेसमेंट होती है, कास्टिंग काउच होता है, ये प्रॉब्लम से, और लड़कियां जो शॉर्टकट ढूंढती हैं उनके साथ ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ बार बार कह रहे हैं। जी आप लड़कियां खुद, लड़के भी, हाँ लड़कियां खुद सही नहीं है ना, ज्यादातर लड़कियां खुद, मतलब कि वो मैलापन ना करे ना अपना। अग्रीड। फिर मेरी बहन ने इतना खूबसूरत सच बोला है कि मैं इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी ताकत का मुजाहरा कर रही है। देखो मैं वही कहूंगी कि आप अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांगली लेके चलें। मैंने आपसे कहा ना कि फोकस योर वर्क, आप उस पर फोकस करें, टाइम से पहले पहुंच जाए अपने सेट पे, और अपना स्क्रिप्ट या अपनी जो आपकी लाइंस हैं, जो आपका काम है, जो आपने देना है, हर चीज़ की आप उसको अच्छे से करें। मैं समझती हूँ कि आपको कामयाबी 100% मिलेगी वर्धा। आपका टैलेंट बोलता है, आपका काम बोलता है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आप नंबर लेना, उससे बात करना, जी हमारे साथ ऐसा हुआ, गलती आपकी है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्रिकेट की बात करते हैं, टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। कल ही हमने माशाल्लाह से बड़ी अच्छे बैटिंग का आगाज किया था, 0 पे ही 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 319 रन की हमें ज़रूरत है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके होते हुए अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। बेग साहब, इस परफॉर्मेंस पे क्या आपको शर्मिंदगी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तला, सुबह खैर। वाकई में सबको शर्मिंदगी हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किसकी नजर लग गई? गुज़िश्ता साल 2022 में हम 9 में से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीते थे, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। और इस साल भी आप देखें कि जो हमारी परफॉर्मेंस रही, अभी हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3 मैचेस ऑन द डॉट हारे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से लास्ट ईयर हारे थे। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। 20 रन पे 2 खिलाड़ी आउट है और 319 रन का टारगेट है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपनी सरजमीन पर इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया। 314 रन अचीव किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखते हैं कि हमारे बैट्समैन तलहा किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, खासतौर पर इमामुल्लाह, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद और आउट ऑफ फॉर्म शान मसूद। तो अब देखना होगा, एक बड़ी दिलचस्प जिद्दोजहद जारी है बॉलर्स और बैट्समैन के दरमियान। अब देखते हैं। योर प्रेडिक्शन बेग साहब, योर प्रेडिक्शन, व्हाट विल हैपन? मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि इस वक्त न्यूजीलैंड का 80% पल्ला भारी है, क्योंकि आखिरी दिन है टेस्ट मैच का। विकेट में थोड़े से क्रैक्स भी हैं। कल हमने देखा कि बाद गेंदें थोड़ी नीची रही थी, बाद गेंदें पिच पर पड़कर तेजी से ऊपर की जानिब उठकर आई थी। तो ये सारी चीजें बैट्समैनों के जहन में होंगी। लेकिन अगर कोई लंबी पार्टनरशिप लग जाए, आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही बाबर आजम ने 190 से ज्यादा रन स्कोर करके टेस्ट मैच बचा लिया था।
तो उस सूरत में अगर कोई लंबी पार्टनरशिप लगती है जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं, लेकिन विकेट बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि उस हिसाब से बैट्समैन अगर कंसंट्रेशन के साथ खेले तो इस विकेट पर रन भी बनाए जा सकते हैं। सही। ओडीआई की जो स्क्वाड की सिलेक्शन हुई है उसके बारे में क्या कहें, क्या वो सिलेक्शन सही हुई है आपकी नजर में? क्योंकि सरफराज को होना चाहिए था, वो भी नहीं है, शर्जील भी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? वर्दा, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में था शाहिद आफरीदी की, जो ओडीआई की सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने सरफराज को तो आराम दिया है क्योंकि उनकी नजर में इस वक्त T20 और वनडे के लिए रिजवान से बेहतर कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। टेस्ट की बात अलग है। तो मेरे ख्याल में सरफराज के लिए तो उन्होंने शाहिद आफरीदी ने जस्टिफिकेशन पेश कर दी, लेकिन बकिया खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने कहा, अब देखें हारिस सुहेल की वापसी हुई है, शर्जील खान के हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प तबसरा किया कि ऊपर से उन्हें कहा गया था, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी मोहम्मद आमिर को लेकर आए। मोहम्मद आमिर जब जेल की सलाखों के पीछे से वापस आए और सेठी साहब ने उनका केस लड़ा कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया जाए। इंग्लैंड में अगर कोई आदमी सजा काट के चला जाए तो वो दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये दोहरा मयार होगा, अगर आमिर आते और शर्जील खान नहीं आते तो ज्यादती होगी। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बेग साहब ये बताइए, स्ट्राइक रेट का जिक्र किया था अफरीदी साहब ने, कहा था कि जिसका स्ट्राइक रेट 135 से कम होगा उसे T20 में शामिल नहीं किया जाएगा। शान मसूद ने 20 रन बनाए थे 11 बॉलों पे, तो उनका स्ट्राइक रेट जो था वो तकरीबन 181 आ रहा था, तो फिर उनको शामिल किया जाएगा? देखिए, शान मसूद तला उस टीम में तो है जो ओडीआई पाकिस्तान की अनाउंस हुई है, लेकिन शायद आपसे कल जब ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि मैंने डोमेस्टिक के स्ट्राइक रेट की बात की थी कि डोमेस्टिक में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर रखे, इंटरनेशनल की नहीं की थी। लेकिन होना चाहिए, आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया की टीम 5.4 5.5 रन पर ओवर की औसत से रन बना रही है। अब आप देखें जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में आज तो बारिश हो रही है तो तकरीबन 470 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए, और अभी उस्मान ख्वाजा 195 रन पर नॉट आउट है। तो उनका माइंडसेट अब डिफरेंट हो गया है दुनिया का, खासतौर पर इंग्लैंड की टीम का। जब से ब्रेंडन मैकलम आए बैस बॉल के वो जारहाना अंदाज इख्तियार किया जाए, तो पाकिस्तान को भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। हमारे कोचेज जो है थोड़े से दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं, उन्हें अपनी नौकरी की ज्यादा फिक्र होती है बजाय इसके कि टीम की फिक्र हो, तो उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ये सियासतदानों को भी कुर्सी की ज्यादा फिक्र होती है पाकिस्तान से। मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखिए, आपने अपना कीमत दिया। और बात वाज़ेह सी है कि क्रिकेट एंड थैंक यू सो मच हिना शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी यहाँ आई, आपने इतनी चीज़ें हमें क्लियर की कि क्या क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच, अपनी राय से हमें आगाह किया। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है वेदर सेगमेंट का। मौसम की सूरत से हाल से आपको आगाह करने का तो बताते चले कि आज जुम्मे के रोज़ मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड है। शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। कल रात भी मुख्तलिफ कौमी शाहराएँ हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थीं। आज बालाई खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी अबर आलूद है और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। अब आपको अहम शहरों के दर्जा हरारत बताते चले। आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 रहने का इम्कान है, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 8, कोयटा में मौसम अबर आलूद रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 2 रहने का इम्कान है, जबकि आज पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। लता मंगेशकर इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर समझी जाती थी। उनको हमसे बिछड़े काफी बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी यादें हर किसी के दिलों में जिंदा हैं और यकीनन उनकी आवाज कोई भुला नहीं सकता। तो मैं आपको उनकी आवाज में कुछ सुनाना चाहता हूं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो। क्या खूबसूरत आवाज है लता जी की, लेकिन हकीकत ये है कि लता जी की आवाज नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान की बेटी है जिनका नाम है अलिशबा आमिर, जो इस वक्त हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है। अलिशबा, कितने लोगों को आपने बेवकूफ बनाया है गाना गा के, देखें लता जी एग्जैक्ट सेम आवाज है, एग्जैक्ट सेम। नहीं, आप आंखें बंद करके तलहा सुने तो लगता नहीं कि अलिशबा गा रही है, ऐसा लगता है कि आप लता जी को सुन रहे हैं। कैसे अलिशबा, कैसे लता जी की आवाज़ इतनी रिजेंबल करती है आपसे, और ये कब पहली बार आपको पता चला? वैसे मैं शुरू से ही, जब मुझे सिंगिंग का शौक़ था तो मैं शुरू से ही सॉन्ग्स वगैरह सिंग करती थी, तो लोगों ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी वॉइस जो है वो लता मंगेशकर जी से रिजेंबल करती है। तो यानी फिर आपने भी सोच लिया कि मैं बनूंगी लता। और आपका नया गाना भी सुना है, बड़ा धूम मचा रहा है। जी जी, वो मैंने बंजारा जीवन, बंजारा जीवन, बिल्कुल मैंने वो खुद ही, उसकी लिरिक्स भी मैंने खुद ही लिखी हैं। क्या जिंदगी में टारगेट्स हैं अलिशबा? टारगेट्स बस अगर मैं स्टडी के हवाले से बात करूं तो मैंने CSS करना है। ओहो जी, और वहाँ तो बहुत कुछ और खाना भी पड़ेगा, हलाल नहीं होगा सब कुछ जी, या तनख्वाह पे गुजारा कर लेंगी? गाने से इतना कमा लेंगी, तनख्वाह पे गुजारा हो जाएगा, वेजिटेरियन हो जाएंगी और पार्ट टाइम सिंगिंग करती रहेंगी, है ना? सिंगिंग में आपके क्या टारगेट्स हैं, कहाँ तक जाना है? सिंगिंग में मेरा ये है कि अभी मैं जो फोकस कर रही हूँ वो अपने एल्बम्स पे ज़्यादा मेरा फोकस है, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने एल्बम्स लॉन्च करूँ, या अगर एल्बम्स खुद कर रही हैं, किसी ने कॉल की, कोई प्रोडक्शन से कॉल आई? नहीं, खुद मेरे पर्सनल जी पर्सनल है। अभी जिस तरह मेरा बंजारा जीवन जो है, ये मैंने जैसा बताया, मैंने इसकी लिरिक्स खुद लिखी है, कंपोज भी मैंने किया है, लेकिन इसका जो म्यूज़िक है वो मोहतशम फैसल ने दिया, और डायरेक्टर जो हैं इसके वो फैसल जानी है अंकल, वो मेरे बाबा के फ्रेंड्स में से हैं, तो उन्होंने इसको जो है वो। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ अलिशबा, माशाल्लाह आपके बाबा के फ्रेंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है? फॉर एग्जाम्पल आप में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, आप हमारे शो पे आज दूसरी बार आ रही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। क्या इस मुल्क के म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपसे रब्ता करते हैं कि अलिशबा इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, हम मिलके काम करते हैं, हर जगह पर्ची चलती है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे कोई अप्रोच करता है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के अंदर, तो मैं बिल्कुल उधर गाना जो है वो पसंद करूँगी, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान को अपनी आवाज़ से जो है वो प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बेटा, कि आपको किसी ने अप्रोच किया है अब तक? नहीं, अभी तक तो मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी कोई अप्रोच नहीं। मुझे लग रहा है पड़ोसी मुल्क से जरूर अप्रोच कर लेंगे इनको, हमारे मुल्क से कोई करे ना करे, क्योंकि माशाल्लाह से काम करते रहोगे, इतनी हसीन है। कब तक? पर्ची, नेपोटिज्म, बड़ा कत्लेआम है टैलेंट का। अलिशबा की माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत आवाज़ है कि मैं कहता हूँ जितने भी ड्रामास के ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स बन रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान में, जो बन रहे होते हैं उसमें आई एम सरप्राइज्ड कि वो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कहाँ से पर्चियाँ ले। कोई एक और गाना सुनाए आपकी आवाज़? जी, मैं लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो, देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए। वाह, क्या बात है अलिशबा, आपको इसके लिए तो काफ़ी रियाज भी करना पड़ता होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, इतनी सी एज में पढ़ाई भी करती हैं, साथ साथ इसके लिए कितना टाइम निकालती हैं प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस में अगर रियाज की बात करूं तो मैं रोज़ अपनी रूटीन में से 1 से 1.5 घंटा रियाज मैं लाजमी करती हूँ, पढ़ाई में से टाइम निकाल के। 1 से 1.5 घंटा रियाज करती हैं? जी, लाजमी। मेरी रोज़ की ये डेली रूटीन में, मैं स्कूल से आके अपना होमवर्क वगैरह करने के बाद, उसके बाद फिर मैं अपना रियाज करती हूँ। कौन आपको सिखा रहा है? मजीद आपके सुर हैं, उनको मजीद पॉलिश करने के लिए, मजीद ग्रूम करने के लिए कौन सिखा रहा है? अभी तो फिलहाल मुझे कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि सीखने का अमल देखिए मैं समझती हूँ कि नहीं ख़त्म हो सकता। हम इसी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें, जितना सीखते हैं उतना कम है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने फादर से सीख रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वॉइस को, सिंगिंग को मज़ीद अच्छा तक करूँ, ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरी वॉइस को पसंद करते हैं, उनको मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे सॉन्ग्स जो हैं वो दे सकूँ। बिल्कुल, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेंगे, फिर दोबारा हमारे शो पे आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच अलिशबा। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन आपके गाने से एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था
इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। किसी भी माशरे में नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है जो अक़वाम तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत और हुनरमंदी पर तवज्जो देती हैं, वहाँ इनकलाब बर्पा हो जाता है। मगर हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने बच्चों को किताबें तो पढ़ाई हैं लेकिन उन्हें कोई हुनर नहीं सिखाया, जिसकी वजह से आज लाखों नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए नौकरी की तलाश में मारे मारे दर दर भटक रहे हैं। लेकिन कमांडर सिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एक प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों को बिजनेस सिखाया जा रहा है ताकि वो बड़े होकर बड़े बड़े कारोबार करें और दूसरों को नौकरी दे सकें। तो आइए इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम कैसे कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो कमांडर साहब। मुबारक हो आपको भी बहुत। सुना है कमांडर सिटी में आपने बहुत अच्छा सा एक इवेंट प्लान किया था, काफी फायरवर्क्स किए थे, काफी लोग भी आए थे वहाँ जी जी बिल्कुल, और बहुत डिसिप्लिन हमारा ये फंक्शन रहा और एंजॉय किया लोगों ने। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। कमांडर साहब ये बताइए कि जिस प्रोग्राम की अभी हम बात कर रहे हैं कि स्कूल गोइंग एज में बच्चों को उसी एज से बिजनेस सिखाना कितना ज़रूरी है और क्या वाकई बच्चे इस चीज़ पे इंटरेस्ट लेते हैं? देखिए, बच्चों का जहाँ तक इंटरेस्ट का ताल्लुक है तो वो तो आपने डेवलप करना है ना। मैं पिछले 22 साल से स्कूल चला रहा हूँ और जब भी मैं बच्चों से जाके सवाल करता था कि बच्चों क्या बनना है बड़े होके, तो हार्डली कोई बिजनेस की बात करता था। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जी करता। जी बिल्कुल नहीं करते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, या आजकल तो एक्टर, सिंगर या यूट्यूबर। आईटी बहुत उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया बच्चों का, इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट है। लेकिन बिजनेस का किसी ने, मतलब अगर मैं परसेंटेज में जाऊं तो शायद 100 में से एक भी बच्चा नहीं हो जो बिजनेस पे इंटरेस्ट लेता था। लेकिन अब कमांडर सिटी में जिस तरह से मैंने बच्चों को ग्रूम किया है, और आप अगर अब जाके बच्चों से बात करें जो कमांडर सिटी के हैं, तो मैं हाल 90% से ज़्यादा बिज़नेस में आना चाहेंगे। एक तो ये कि बिज़नेस सुन्नत भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा बिज़नेस था। इस्लाम की जो खातून अव्वल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी पेशा बिज़नेस ही था। बिज़नेस में रब की तरफ से बरकत भी रखी गई है और बिज़नेस से ही खुशहाली आती है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होती हैं बिज़नेस से, मुल्क खुशहाली की तरफ जाता है। और आप अगर दुनिया के जो अमीर मुल्क हैं उनकी अगर मिसाल लें या उन पे स्टडी करें तो वो किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और जो कौमें जो इस तरफ जिनका रुझान नहीं रहा वो आज भी उसी तरह मकरूज़ हैं उन कौमों की। तो जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया कि मैं बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करूं, तो सबसे पहले मुझे बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप करना था, उनकी काउंसलिंग करनी थी, उनको मोटिवेट करना था बिज़नेस की तरफ, ताकि वो दिल लगा के जो है वो अपना काम कर सकें जब वो फील्ड में जाएं। तो हमने ऐसा किया कि हमने सैटरडे का दिन बिज़नेस डे रख दिया। अच्छा, स्कूल में ही? हाँ जी जी, हमने कहा जी आप जो मर्ज़ी करें, पढ़ें 5 दिन, फिर एक दिन एंजॉय करें संडे को, लेकिन जो सैटरडे होगा उस दिन हर बच्चे ने बिज़नेस करना है। और उसका एक टारगेट हमने दे दिया कि हर सैटरडे को क्लास 5 एंड अबव हर बच्चा जिसके लिए बिज़नेस कंपलसरी है, उस बच्चे ने कम से कम 2000 रुपीज़ अर्न करने हैं, ठीक है, पर सैटरडे। तो इस तरह 8000 रुपीज़ अर्न करके उस बच्चे ने न सिर्फ अपनी फ़ी खुद पे करनी है, बल्कि अपने जो डेली के एक्सपेंस हैं
वो भी उसी पॉकेट मनी से, वो पेरेंट से पॉकेट मनी नहीं लेगा, इसके बाद अपनी पॉकेट मनी खुद जनरेट करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि कैसे बच्चे खुद से जो है वो अर्न करें? क्या आप लोग कोई मौके फ्राहम करते हैं? क्या कोई प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हैं या फिर बिजनेस स्किल डेवलपमेंट के, या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं आपने स्कूल में? अच्छा, उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक जगह पे सैटरडे बाज़ार बना दिया। उसमें हमने मुख्तलिफ केबल्स बना दिए और वहाँ पे वो तमाम एशिया, क्योंकि कमांडर सिटी शहर से बाहर है, अब लोग सस्ती चीज़ें लेने इतवार बाज़ार या सैटरडे बाज़ार नहीं जा सकते, तो हम एक तो वो चीज़ें उनकी रीच में ले आए कि हमने उन स्टॉल्स पे वो तमाम चीज़ें अब अवेलेबल कर दी जिसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। दूसरा ये है कि जो बच्चे, अब बच्चों ने ज़ाहिर है इतना बड़ा बाज़ार, छोटे बच्चे क्लास 5-6 के तो इतने समझदार नहीं होते, तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि हमने एक बिज़नेस डेवलपमेंट सेल बनाया और बिज़नेस डेवलपमेंट सेल का ये काम रखा कि वो बल्क में परचेज़ करेगा वो आइटम्स जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव होंगे और वो परचेज़ करके वहाँ रखेंगे स्टॉल पे, बच्चे सिर्फ उनको सेल करेंगे और शाम को एक टीचर को हर स्टॉल का इंचार्ज बनाया कि वो बच्चों को साथ साथ गाइड करेगी। पहले उनको बेसिक्स सिखाया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें उनको सिखा के जब हम उनको फील्ड में लेके आए तो वहाँ पे एक टीचर साथ है और ऊपर एक बिज़नेस डेवलपमेंट सेल है। अब बच्चे ने सिर्फ वो चीज़ें फ़रोख्त करनी हैं और वो इट्सेल्फ अट्रैक्शन है वो चीज़ें, क्योंकि वो सस्ती हैं, मतलब क्योंकि मार्केट, हम भी इतवार बाज़ार में जब जाएं तो हमें चीज़ें, या सैटरडे बाज़ार या ख़ास बाज़ार जो सस्ते लगते हैं, हमें चीज़ें सस्ती क्योंकि प्रॉफिट कम रखा जाता है, सेल ज़्यादा होती है। तो ये सिस्टम हमने सैटरडे को रखा कि हर बच्चा अर्न करे और हर बच्चा अपनी फ़ी खुद अदा करे। अब अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो पेरेंट्स पे एक बहुत बड़ा लोड है फ़ी का, क्योंकि आजकल फ़ी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर उसको आप बहुत मुनासिब भी, मेरी तरह अगर 3000 फ़ी भी लेंगे जो एक्सपेंस है, प्रॉफिट नहीं है, तो 4 बच्चों की 12,000 तो फ़ी हो गई। और अगर वो मज़दूर तबका या कम बजट वाले लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं तो उनके लिए 12,000, फिर किताबें भी लेनी है, कॉपीज़ भी लेनी है, यूनिफॉर्म, जूते, पॉकेट मनी भी देना है। तो इसलिए हमने उनको रिलीफ देने के लिए उन ख़ानदानों को ये बिज़नेस में बच्चों को ग्रूम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस महीने से बच्चे अर्निंग शुरू कर रहे हैं और हर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये सैटरडे बाजार जो आपने स्टार्ट किया है, इसके लिए फंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं? क्योंकि आप भी तो कहीं इनसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी, सैटरडे बाजार पूरा लगा। जी जी, देखें हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक सेंट्रल अकाउंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जितना भी प्रॉफिट किसी भी चीज़ से आता है, चूँकि कमांडर सिटी में कोई प्रॉफिट मेरी ज़ात के लिए नहीं है, तो इसलिए वो सेंट्रल अकाउंट में चले जाता है। जिस तरह हम शॉप्स रेंट पे देते हैं, अब वो जितना रेंट है वो सेंट्रल अकाउंट में चला जाता है। इसी तरह हम घरों से जो मेंटेनेंस की मद में पैसे लेते हैं वो भी सेंट्रल अकाउंट में चले जाते हैं। तो जो भी हमारा जनरेशन का सोर्स है, पैसा जनरेशन का सोर्स, वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है वो सेंट्रल अकाउंट में चला जाता है। सेंट्रल अकाउंट से फिर हम वेलफेयर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें एक सैटरडे बाज़ार भी है। यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कमाने सिटी का जो चैरिटी फ़ंड है वहाँ से होती है, और उसके बाद जो बच्चा जो चीज़ें सेल करता है वो अपना प्रॉफिट रखता है, और वो प्रॉफिट भी बच्चा आधा रखता है, आधा प्रॉफिट चैरिटी में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो न सिर्फ खुद बिजनेस करके अपने आप को खुशहाल कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को खुशहाल कर रहा है वो बच्चा, बल्कि चैरिटी अकाउंट को भी एनरिच कर रहा है, जिससे शुरू से उनमें ये आदत भी आ रही है। जी, उसमें एक तो उनपे आदत आ रही है काम करने की, मेहनत करने की और पैसा अर्न करने की, एक ही आदत। फिर दूसरी आदत आ रही है कि दूसरे की मदद करने की, कि अगर मैं ये चैरिटी में डालूंगा तो हो सकता है फ्री रेस्टोरेंट में लोगों को मुफ्त खाना मिल जाए, हो सकता है ये बाज़ार और एक्सपैंड करे और ये ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर ये वो सीख रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ वो जो सीख रहा है वो बिज़नेस विजन है। बिज़नेस विजन है। हमारे यहाँ खौफ होता है बिज़नेस बड़े से बड़ा, देखें आप फ़ौज से निकलते हैं, आप बिज़नेस नहीं कर पाते,
क्योंकि एक खौफ होता है, हम समझते हैं कि पता नहीं ये पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जो फिर रिस्क मार्केट लेना होता है ना बिजनेस वो में, रिस्क हर कोई नहीं ले पाता। हम बच्चे को वो विजन देते हैं जहां वो रिस्क लेना, जब आपके अंदर हम कॉन्फिडेंस डाल देंगे बचपन से ही, क्लास 5, 6, 7, बाय द टाइम आप क्लास 8, 9 में आते हो, आप तो बड़ी इंडस्ट्री चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उसको बच्चे को ग्रूम करते हैं। जिस तरह आपने एक मिसाल में दूंगा, गधा गाड़ी देखी होगी, उसमें जब गधे को ट्रेन किया जाता है तो उसका बच्चा साथ बांधा जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा शहर में कि एक बच्चा छोटा बंधा हुआ है, तो वो उसको सिखा रहा है ना बड़ा गधा। तो इस तरह से बड़ी ऑड सी मिसाल है, लेकिन समझ आने वाली मिसाल है। समझ आने वाली है कि किस तरह बच्चे को आपने ड्रैग करना है, अपने साथ ड्रैग करना है और उसको ग्रूम करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। और फिर एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे अगले 5 जो विजन 2040 यही है कि 2040 तक हम बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन बच्चों से निकालें, ठीक है। और ये इंशाल्लाह निकलेंगे कि आपकी अच्छी हो तो मंजिल पे आप जरूर पहुंचेंगे। जिस नियत से आप बच्चों की आगे मदद करना चाह रहे हैं, जो कमांडर सिटी में लोग रहते हैं उनकी नस्लें संवारने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू कमांडर साहब। जितना आपने सोचा है हमारी कौम के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, काश हमारे हुक्मरान इस तरह सोचते तो शायद हमारा पूरा मुल्क ही इतना हसीन हो जाता। एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस पे इंटरेस्ट नहीं ले पाते, उनका ध्यान ही नहीं होता बिजनेस की तरफ, या तो वो कोई आर्ट की तरफ जाना चाहते हैं या किसी और एक्टिविटी की तरफ, किसी और शोबे में उनका इंटरेस्ट होता है। तो फिर उसमें आप क्या करते हैं? अगर कोई आर्ट की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है तो आप उसको एक अलग कोई ऐसी फैसिलिटी है आपके पास अवेलेबल? देखें, सबसे पहले तो हमने स्कूल में काउंसलिंग का बंदोबस्त किया हुआ है, हमने प्रॉपर एक काउंसलर रखा हुआ है। हम बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर देखते हैं, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ उस पर थोप दी जाए। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ मैं कहता हूँ बच्चों, डॉक्टर बनना है बनो, इंजीनियर बनना है बनो, साइंटिस्ट बनना है बनो, फौजी अफसर बनना है बनो, जो बनना है बनो, अपने शौक पूरे करो। क्या बहुत खूबसूरत सोच आपकी। थैंक यू सो मच कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना अच्छा हमें एक प्रोग्राम के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस करवाया, और ये प्रोग्राम आप कमांडर सिटी में जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये बात मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, एवरी फ्राइडे आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएँ और आप लोग चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आपके सर पर आपकी अपनी छत हो, बहुत ही कम पैसों में वहाँ रहते हुए आप वो घर अपने नाम करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमांडर सिटी में। कमांडर सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत आसानी से अपने खुद के घर के मालिक बन सकते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं, बल्कि आप अपनी नस्लों की ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं। एक बार फिर से मैं कमांडर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों को ज़रूर गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग अभी जाइए कमांडर सिटी विजिट कीजिए और अपना एक प्लॉट या घर जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर खरीदिए। इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को इंशाअल्लाह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।